हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जो कि साइंस का है, अम्ल, भस्म और लवण। अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या देता है? अम्ल वह पदार्थ है जो क्या देते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, या प्रोटॉन देता है, या फिर OH माइनस आयन देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कि यह प्रोटॉन देता है। भस्म वह पदार्थ हैं जो भस्म वह पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? प्रोटॉन को देता है, या प्रोटॉन ग्रहण करता है, या इलेक्ट्रॉन देता है, या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कि यह प्रोटॉन ग्रहण करता है। और अम्ल क्या करते हैं? प्रोटॉन देते हैं, जबकि भस्म जो है प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल व भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। अम्ल और भस्म से बने अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बनते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लवण। अम्ल और भस्म से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेंगे? तो लवण बनेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया किस में बनता है? यानी उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, तो उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? अम्ल बनता है, भस्म बनता है, लवण बनता है, या फिर लवण और जल बनता है। तो क्या बनते हैं? तो ये बनते हैं लवण और जल। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अम्ल और भस्म का परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है लिटमस पत्र का, या फिर कोबाल्ट पत्र का, या अमोनिया पत्र का, या इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल और भस्म का अगर हमको परीक्षण करना है तो हमें लिटमस पत्र चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएंगे लिटमस पत्र। अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश कर देता है। तो अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है? तो अम्ल नीले लिटमस को या लाल कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब जो लाल लिटमस पत्र है वह नीला कौन करेंगे? अम्ल करेंगे, भस्म करेंगे, लवण करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो करेंगे नीला जो करेंगे वो भस्म करेंगे। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। जो जल में घुल जाते भस्म को, उसको हम क्या कहते हैं? उससे अम्ल कहते हैं, क्षार कहते हैं, लवण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कि इसे हम क्षार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें से सही है कि क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, या फिर क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, या सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? तो उपयोग जो है वो सभी सही हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। जितना भी अम्ल है सब जल में घुल करके क्या प्रदान करते हैं? OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, H प्लस आयन प्रदान करते हैं, या इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कि यह जल में घुलनकर H प्लस आयन देता है। भस्मों का स्वाद होता है। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, या स्वादहीन होते हैं। तो यह कैसा होता है भस्म का स्वाद? तो भस्म का स्वाद होता है खारा। भस्म के जलीय घोल में कौन सा आयन होते हैं? अभी हम लोग अम्ल के जलीय घोल में देखे थे। अब हम लोग भस्म के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो H प्लस आयन होते हैं, या फिर H माइनस आयन होते हैं, या OH माइनस आयन होते हैं, या फिर OH प्लस आयन होते हैं। तो कौन सा आयन होते हैं? तो इसमें होते हैं OH माइनस आयन। pH में P किसके लिए प्रयुक्त होता है? pH स्केल में P किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो P जो प्रयुक्त होता है ये होते हैं पोटेंज के लिए। कभी कभी पोटेंशियल के लिए भी यूज किया जाता है। pH मान निर्धारण किसने किया था? यानी pH का निर्धारण जो है सबसे पहले किसने किया था? ये किए थे सोरेनसन ने। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्र कितना होता है? 10⁻⁷, या 10⁻⁵, या 10⁻10, या 10⁻14। तो कौन होता है? तो ये होते हैं 10⁻⁷। अम्लीय घोल का pH मान होता है। अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है?
7 होते हैं या 7 से कम होते हैं या 7 से अधिक या फिर 14। तो 7 से जितना कम होंगे वो उतना अधिक अम्ल होंगे और 7 से जितना अधिक होंगे वो उतना ही अधिक क्षारीय होंगे। अर्थात अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, तो क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होंगे, यानी 7 से अधिक होंगे। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होगा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो जो उदासीन होते हैं वो ना तो अम्ल होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं, उसका पीएच मान केवल 7 होता है। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैसें निकालती है? सभी धातु जो है, सभी अम्ल जो है धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैसें निकालेगी? तो ये हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कि सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान 5 होता है या फिर 6.0, सॉरी 6.4 या फिर 7.4 या फिर 8.4। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे से, यानी 7.4 रक्त का पीएच मान होते हैं। सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? तो सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? 9.1 से लेकर के 9.3 तक या फिर 6.7 से लेकर के 6.9 तक या 8.1 से लेकर के 8.3 तक या 5.4 से लेकर के 5.6 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कि ये 6.7 से लेकर के 6.9 तक शुद्ध दूध का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 14 होता है या 8 होता है या फिर 10 होता है या फिर 12 होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होते हैं वो 10 होते हैं। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिलिक आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिलिक आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण या अम्लीय लवण या भास्मिक लवण या मिश्रित लवण। तो इसका सही आंसर होंगे कि ये सामान्य लवण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण नहीं है? तो कौन सा सामान्य लवण नहीं है? तो सामान्य लवण जो नहीं है, नॉर्मल साल्ट नहीं है, वो कौन नहीं है? Na2SO4 या फिर NaHSO4 या फिर Na3PO4 या फिर CaSO4। इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी NaHSO4 जो कि सामान्य लवण नहीं है। लवण में कभी हाइड्रोजन नहीं होंगे। जटिल लवण का उदाहरण है, जटिल लवण का कौन सा उदाहरण है? तो जटिल लवण का उदाहरण है, इनमें से सभी जटिल लवण हैं। मोहर लवण हैं, मोहर लवण हैं। तो मोहर लवण कौन सा है? तो मोहर लवण है सरल लवण या फिर संकर लवण या फिर द्विक लवण या जटिल लवण। इसका सही आंसर हो जाएंगे कि ये है द्विक लवण। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? कौन इसमें से अम्लीय लवण है? HCIO या AgBr या फिर HFN या H2CO3। इसका सही आंसर हो जाएंगे ये है H2CO3। निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो कौन सा जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देगा वो कौन सा है? Na2CO3 या फिर NaHCO3 या Na2CO3 10H2O या उपयुक्त में सभी। तो इसका सही आंसर होंगे Na2CO3। ये क्या है? तो ये जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनते हैं? किस अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीकरण या अवक्षेपण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर होंगे कि ये अवक्षेपण अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या रंगीन होते हैं? तो इसका सही आंसर होंगे ये क्षारीय होते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। लवण
जो जल का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण या एनहाइड्रेट लवण या हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण? तो इसका सही आंसर होंगे, इसे हम लोग हाइड्रोगोस्किप लवण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कथन है, हमारा शरीर जो है वो 7.0 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है, या वर्षा जल का पीएच जब 8.2 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है, या जीवित विस्तृत पीएच से जीवित रह सकते हैं, या फिर मुंह के पीएच मान 1.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कि हमारा शरीर जो है वह 7.0 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। और अम्ल वर्षा जो होते हैं जिसका पीएच मान 5.6 से कम रहता है तो हम बोलते हैं कि ये अम्ल वर्षा हुआ है। और जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब हम लोग बोलते हैं कि दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह सर्वप्रथम जो कहा था वो थे अनहरिस या फिर ब्रॉन्स्टेड या फिर डेवी या लॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डेवी। डेवी ने सबसे पहले यह बताया कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। पीएच मूल्यांकन दर्शाता है, तो पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? तो पीएच मूल्यांकन दर्शाता है कि किसी घोल के अम्ल या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? यानी जलीय विलयन की अम्लता का परीक्षण करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये उपकरण है पीएच मीटर यानी पीएच स्केल। मनुष्य के खून का पीएच डैश होते हैं। मनुष्य के खून का पीएच कैसा होता है? कम अम्लीय होते हैं, कम क्षारीय होते हैं, अधिक अम्लीय होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। तो इसका सही आंसर होंगे कि कम क्षारीय होते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो यह 7 होते हैं, यानी शुद्ध जल उदासीन होते हैं। किसी द्रव का पीएच मान 7 पाया गया, यह संभवतः यह कौन सा द्रव है? अब जिसका पीएच मान 7 पाया गया वह केवल जल ही हो सकते हैं। शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन होते हैं, जो शून्य के बराबर पीएच होते हैं वो कौन सा विलयन होता है? तो वह विलयन अत्यधिक अम्लीय विलयन कहलाते हैं। दिए गए पदार्थ के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पीएच का सही क्रम कौन सा है? यानी पीएच का मान बताना है कि सबसे क्रम में किस प्रकार है। तो इसका सही आंसर होंगे कि नींबू, सबसे पहले नींबू होंगे और उसके बाद कॉफ़ी, उसके बाद रक्त, उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होते हैं और रक्त का 7.4 से 7.8 तक होते हैं। कॉफ़ी का 5 पॉइंट कुछ होते हैं और नींबू का 2.2 पीएच मान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेत नहीं है? तो वो है अजवाइन के पत्ते, जो कि अम्ल क्षारक का संकेत नहीं बताते हैं। यानी पेटूनिया का फूल जो कि अम्ल संकेत बताते हैं। लाल गोभी के पत्ते ये भी अम्ल है या क्षारीय है बताते हैं। और जीटेनियम के फूल ये भी क्या बताते हैं? अम्ल है या फिर क्षारीय, ये संकेत बताते हैं। निम्न में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? कौन सा तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? तो अभी हम बताए थे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होते हैं, जो कि ये सबसे अधिक हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।